साल 2024 की शुरुआत में ब्रिक्स को 4 देशों ने फॉर्मली ज्वाइन किया था, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। और अब ये खबर आ रही है और ये ऑफिशियल हो चुका है कि इंडोनेशिया ने भी ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, जो कि साइन है ब्रिक्स के एक्सपेंशन का। देखिए 2024 में जो 4 देशों ने ज्वाइन किया था वो 5 देश हो सकते थे, लेकिन अर्जेंटीना ने ऑफिशियली ज्वाइन होने से ठीक कुछ टाइम पहले ही अपने आप को बैकआउट कर लिया। ये कहा जाता था कि यूएस के प्रेशर में, एंड सऊदी अरेबिया को भी फॉर्मली इनविटेशन मिला है कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें, लेकिन आज तक जनवरी 2024 में ये एक्सपेक्टेड था कि शायद सऊदी अरेबिया भी ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आज तक ऑफिशियली सऊदी अरेबिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन है ये किस तरीके से एक थ्रेट बन सकता है या एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है G7 के लिए, और जो कि यूएसए भी इसको समझ रहा है। एंड हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का क्या स्टांस रहा है ब्रिक्स को लेकर, क्योंकि भारत को यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी अपने रिलेशंस को बैलेंस करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की एनालिसिस, न्यूज, अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, सो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंडोनेशिया ऑफिशियली बिकम्स फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, ये अभी कल की ही न्यूज है और इस न्यूज को ब्राजील के द्वारा बताया गया है। ब्राजील के द्वारा क्यों बताया गया? क्योंकि साल 2025 में जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है वो किसके पास गई है? वो आपका ब्राजील के पास गई है। इससे पहले 2024 में जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी? वो रशिया के पास थी। तो ब्राजील ने ये ऑफिशियली बताया है कि इंडोनेशिया जो है उसने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 10th फुल मेंबर बन गया है। ठीक है, जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी सिर्फ 4 देश थे। कौन कौन से थे? ब्राजील था, इंडिया था, रशिया था, चाइना था। बाद में एस हो गया, एस मीन साउथ अफ्रीका। और आज जो है 2025 आते आते 10 फुल मेंबर हो चुके हैं ब्रिक्स में। सो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरीके से ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स ब्रिक्स एक्सपैंड कर रहा है। अब अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, प्लस साउथ ईस्ट एशिया में जो पॉपुलेशन है उसके मामले में जो इंडोनेशिया है वो सबसे ऊपर है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। प्लस जो इकोनॉमी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम देखें तो इकोनॉमी वाइज भी इंडोनेशिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। सो इंडोनेशिया जैसे देश का, एक इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन देश का ब्रिक्स को ज्वाइन करना यह दिखाता है कि किस तरीके से जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, जो ब्रिक्स का एक तरीके से ऑब्जेक्टिव भी है, ये आपका डीप होता चला जा रहा है, ये आपका एनहांस होता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए जो ब्रिक्स है इसके एक्सपेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि G7 का एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप होना चाहिए। देखिए G7 का एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रिक्स जो है एक कॉम्पिटिटर रहेगा या ब्रिक्स जो है वो थ्रेट पहुंचा रहा है G7 को। नहीं, मार्केट में अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो वो अच्छा होता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोडक्ट्स लॉन्च आ रहे हैं, अब आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स हैं एडटेक इंडस्ट्री में, ऑफलाइन इंडस्ट्री में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स अगर नए नए आ रहे हैं या ज्यादा टीचर्स आ रहे हैं तो वो आपके लिए खराब है। वो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, इतने सारे टीचर्स हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, इंटरनेट चीप हो चुका है। तो आपको जिस भी टीचर, जो भी वीडियो से लगता है कि यार इस वीडियो से मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, आप उस वीडियो को, आप उस एजुकेटर के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से भारत का यही स्टांस रहा है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है ब्रिक्स का, इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि जो G7 कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, इन सब में एक स्ट्रांग होल्ड रहता है वेस्टर्न नेशंस का, यूएसए का, यूरोपियन कंट्रीज का। इसी वजह से ब्रिक्स की शुरुआत करी गई थी कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वो एक साथ आए, एक ग्रुप बनाए, सो दैट जो हेजेमनी है वेस्टर्न कंट्रीज की व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड ऑर्डर, इस हेजेमनी को चैलेंज किया जा सके, सो दैट वो इवनली बैलेंस हो सके। तो ये आपका दिखाता है ब्रिक्स का एक्सपेंशन। 2024 मैंने बताया कि ईरान ने ऑफिशियली ज्वाइन किया, इजिप्ट ने किया, इथोपिया ने किया, यूएई ने किया, एंड साथ ही साथ और सारे कई देश हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। चाहे हम टर्की की बात कर लें, हम अजरबैजान की बात कर लें, हम मलेशिया की बात कर लें, इन्होंने फॉर्मली
एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दिया है कि इनको भी, इन सब देश को भी ब्रिक्स का जो है वो फुल टाइम मेंबर बनना है। इसमें एक और नाम आएगा पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान को ऐड करने के फेवर में इंडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चाइना चाहता है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो जाए। इसमें सिंपल सी बात है कि ब्रिक्स की जो फाउंडेशन है भैया, ब्राजील की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, इंडिया, चाइना, ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये एक राइजिंग इकोनॉमी है। इस कॉन्सेप्ट पे क्या पाकिस्तान कहीं से भी फिट बैठ रहा है? क्या वो राइजिंग इकोनॉमी है? बिल्कुल नहीं। उनकी इकोनॉमी कभी राइज ही नहीं करी, तो राइजिंग की बात ही छोड़ दीजिए। क्या वो डेवलपिंग इकोनॉमी है? उनकी इकोनॉमी डेवलप ही नहीं करी, तो डेवलपिंग वाला स्टेट ही नहीं आ रहा है। क्या वो इमर्जिंग इकोनॉमी है? आज तक वहां पर कुछ इमर्ज हुआ नहीं है। तो तीनों ही कैटेगरी, तीनों ही टर्म्स में पाकिस्तान जो है, इट्स अ बिटर ट्रुथ, बट यही रियलिटी है कि पाकिस्तान बिल्कुल भी फिट इन नहीं करता है। ये सिर्फ चाइना का एक जियोपॉलिटिकल मूव रहता है कि जहां भी इंडिया है उस ग्रुप में चलो पाकिस्तान को भी ऐड कर देते हैं। पाकिस्तान वहां पर उस ग्रुप में कुछ भी ऐड नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, जो चाइना बोलेगा वो बस हाँ जी करता रहेगा। वो एक बंधन मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें डायलॉग था ना कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा, बस वही चीज है। जीजा जी यहां पर चाइना है और जो डायलॉग बोल रहे हैं कि जो जीजा जी कहेंगे वो मैं मानूंगा, वो पाकिस्तान है। ठीक है, बस यही एक एंगल रहता है चाइना और पाकिस्तान का। क्लियर हो गया? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन ये एक्सपेंशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यूएसए जो है, हालांकि यूएसए ने ये नहीं बोला है कि ये एक थ्रेट है, लेकिन यूएसए ये चाह रहा है कि एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करना चाहिए। स्पेशली यूएस के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि यूएसए को एक डेडिकेटेड फॉरेन पॉलिसी तैयार करना होगा, क्योंकि इससे पहले अर्जेंटीना ने बायकॉट कर लिया। अर्जेंटीना जुड़ने वाला था, लेकिन शायद यूएस के प्रेशर पर अर्जेंटीना ने खुद को वापस ले लिया। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया का भी केस है। सऊदी अरेबिया को समझ नहीं आ रहा है क्या हमें ब्रिक्स में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में अगर सऊदी अरेबिया आएगा तो उनके कुछ कंसर्न्स हैं। पहली बात तो यह है कि इस ग्रुप को ऑफिशियली ईरान और यूएई ने ज्वाइन कर लिया है। यूएई और ईरान और सऊदी अरेबिया की सोच ये है कि अगर हम तीनों देश एक ही ग्रुप में आ जाएंगे तो जो एक स्टांस रहा है सऊदी अरेबिया का कि वो मिडिल ईस्ट का एक रीजनल लीडर है, वो स्टांस पर कहीं हैम्पर आ सकता है। ये सऊदी अरेबिया की सोच है। प्लस सऊदी अरेबिया और ईरान के कैसे रिलेशंस हैं आप सबको पता है। जिस ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है, ठीक है, बिल्कुल टोटली उसके अगेंस्ट सऊदी अरेबिया आ जाता है। चाहे हम सीरिया की बात कर ले, हम यमन की बात कर ले, हम ओवरऑल और मिडिल ईस्ट के देशों में देख लें, तो इन दोनों के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, स्पेशली जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले तो तब भी रिलेशंस ठीक थे। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो है ये रिलेशन और ज्यादा खराब हो गए और दोनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं, क्योंकि ईरान को भी मिडिल ईस्ट में एक रीजनल लीडर बनना है, सऊदी अरेबिया को भी रीजनल लीडर बनना है। और इनफैक्ट जो सऊदी अरेबिया वो प्रोजेक्ट भी करता है खुद को एज द ग्लोबल लीडर ऑफ द एज द रीजनल लीडर ऑफ द मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कि यूएई, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि हम ये तीनों देश एक साथ एक ग्रुप में नहीं आ सकते हैं। प्लस अगर हम बात करें हम बात करें अगर सऊदी और यूएस के रिलेशंस की, तो डिप्लोमेटिकली भी हो गया, इकोनॉमिकली भी हो गया और डिफेंस वाइज भी हो गया, वेपन वाइज भी हो गया। यूएस और सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, यूएस और आपका सऊदी के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने यह स्टेटमेंट दिया था कि जो आपका ब्रिक्स नेशन है, ये जो है डी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर की डोमिनेंस को कम करना चाहता है। ठीक है, डॉलर्स की डोमिनेंस को कम करना चाहता है। तो ऐसे स्टेटमेंट अगर ब्रिक्स नेशन से आ रहे हैं और ऐसे में सऊदी अरेबिया अगर ज्वाइन करता है, तो हो सकता है कि कुछ जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ी सऊदी अरेबिया को, क्योंकि शायद यूएसए को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके वजह से जो सऊदी अरेबिया है, ना वो अच्छे से हाँ बोल पा रहा है ब्रिक्स के इनविटेशन को, ना ही वो ना बोल पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें इंडिया भी है, इसमें रशिया भी है, इसमें चाइना भी है, तो इन देशों के साथ भी रिलेशंस बनाने हैं। लेकिन इन देशों के साथ रिलेशंस बनाने के चक्कर में कहीं यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस ना खराब हो जाए, जो कि हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे सऊदी और यूएस के। तो इस कंफ्यूजन की वजह से सऊदी अरेबिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, ये जो एक्सपेंशन हुआ, इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएस का आया है कि नॉट लुकिंग एट ब्रिक्स एज इवॉल्विंग इनटू सम काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल राइवल। ये यूएस का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, जब अभी अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स का समिट हुआ था, जहां पर एक्सपेंशन की बात हुई थी।
लेकिन कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं यूएस में जो ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि यूएसए को एक डेडिकेटेड फॉरेन पॉलिसी तैयार करनी होगी कि फ्यूचर में अगर कल को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होने लगे सो दैट उस एक्सपेंशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, उस एक्सपेंशन को कंट्रोल किया जा सके। अब आते हैं भारत का स्टांस क्या है ब्रिक्स पर। देखिए भारत का सिंपल स्टांस है, भारत ने क्लियरली ये बोला है कि ब्रिक्स जो है, जो ब्रिक्स है वो एंटी वेस्टर्न कंट्रीज स्टांस नहीं है। ठीक है, एंटी वेस्टर्न कंट्रीज ग्रुपिंग नहीं है, बल्कि ये कैसा ग्रुप है, ये आपका नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज ग्रुपिंग है। अब भाई नॉन वेस्टर्न कंट्रीज और एंटी वेस्टर्न कंट्रीज में डिफरेंस है। एंटी का मतलब ये है कि भाई ये जो ग्रुप बन रहा है, जो ब्रिक्स है, ये यूएसए यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट है, कॉम्पीट करेगा। इंडिया का स्टांस ये नहीं है। इंडिया कह रहा है कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, दैट मींस कि इसमें राइजिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, सो दैट साउथ साउथ कोऑपरेशन बढ़ सके। तो इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि ये कोई एंटी वेस्टर्न कंट्रीज ग्रुपिंग नहीं है, ये नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग कंट्रीज है, सो दैट साउथ साउथ कोऑपरेशन हो सके। क्योंकि इंडिया को भी पता है कि इस ग्रुपिंग में अगर ब्रिक्स को टोटली क्रिटिसाइज करने लग जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्रिक्स में भैया रशिया है, ब्रिक्स में भैया चाइना है, ब्राजील है, ईरान है, यूएई है, ये सब ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, बहुत। चाइना को अगर हम हटा दें, चाइना के लिए तो हमारे चाइना से अभी जो बॉर्डर इश्यूज है रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर हम चाइना को हटा दें तो और सारे देशों से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ठीक है, तो इस वजह से ब्रिक्स को भी बैलेंस करना है, प्लस वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए उसको भी बैलेंस करना है। इस वजह से ये स्टांस रहता है इंडिया का कि जो आपका ये जो ग्रुप है, जो ब्रिक्स है, वो एक नॉन वेस्टर्न कंट्रीज ग्रुपिंग है। और ये बात इंडिया कहता है कि जो डॉलराइजेशन है वो डी डॉलराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि एक करेंसी पर पूरा का पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है या जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोविड जैसी पैंडेमिक अगर आएगी तो अगर एक ही डिपेंडेंसी रहेगी तो डिसरप्शन हो सकता है। तो ये प्रॉपर क्लियर कट स्टांस रहा है। लेकिन यूएसए भले ही कह दे कि वो इसको थ्रेट नहीं मानता, लेकिन यूएसए का प्रेशर दिख रहा है, अर्जेंटीना पर भी दिखा। ठीक है, और सऊदी भी इसी प्रेशर में है कि क्या उसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो ये पूरी कहानी रही ब्रिक्स की। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, कमेंट भी जरूर से करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।